नमस्कार, मी जानवी सावंत. आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण स्पोर्ट्स इंजुरी आणि ट्रीटमेंट या विषयावरती चर्चा करणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे सुप्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ञ डॉक्टर राहुल आर मोदी. डॉक्टर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत. नमस्कार. तर चर्चेला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची ओळख करून घेऊयात. डॉक्टर राहुल मोदी हे गोरेगाव येथील कपाडिया मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि बोरिवली येथील अरिहंत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणून कार्यरत आहेत. स्पोर्ट्स मेडिसिन आणि ऑर्थोस्कोपी सर्जरीमध्ये त्यांनी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर दिनशॉ पारडीवाला तसेच हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर अभय नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष फेलोशिप पूर्ण केली आहे. याशिवाय स्पेनमधील बार्सिलोना येथील प्रतिष्ठित हॉस्पिटल क्युरान सेलुड मध्ये शोल्डर आणि हिप सर्जरीचे विशेष प्रशिक्षण घेतले असून FC बार्सिलोनाच्या खेळाडूंसाठी शस्त्रक्रिया करणारे प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामोन कुगाट यांच्यासोबत काम करण्याची संधीही त्यांना मिळाली आहे. रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेमध्येही त्यांचं विशेष प्रावीण्य असून मुंबईमध्ये AI आधारित रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीची सुरुवात करणाऱ्या अग्रगण्य तज्ज्ञांपैकी ते एक आहेत. तसेच जगभरातील अनेक ऑर्थोपेडिक सर्जन्सना या तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण देणारे फॅकल्टी सदस्य म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. गुडघा, खांदा आणि घोट्यावरील ऑर्थोस्कोपिक आणि रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी तसेच गुंतागुंतीच्या आणि रिव्हिजन शस्त्रक्रियांमध्ये त्यांचा विशेष हातखंडा आहे. शैक्षणिक कारकिर्दीतही त्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केलं असून MS ऑर्थोपेडिक्समध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात राज्यामध्ये 4था क्रमांक पटकावलाय. ऑर्थोस्कोपी, ट्रॉमा, प्रौढ आणि बालरुग्णांवरील पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया तसेच हाडे आणि सांध्यातील संसर्गाच्या उपचारांचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. आज आपण त्यांच्याशी अस्थिरोग, स्पोर्ट्स इंजुरी आणि आधुनिक रोबोटिक शस्त्रक्रियांविषयी सविस्तर संवाद साधणार आहोत. चला तर मग विषयाला सुरुवात करूया. डॉक्टर, उपचारांबद्दल आपण बोलूच यात, पण जे खेळाडू आहेत किंवा जे नियमित व्यायाम करतात अशा लोकांनी दुखापती टाळण्यासाठी म्हणून कोणती काळजी घेतली पाहिजे? तो जो लोग स्पोर्ट्स नॉर्मली खेलते हैं उनको स्पोर्ट्स खेलने के पहले वार्म अप और खेलने के बाद कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत लोगों को मालूम होता है, बहुत लोग कर नहीं पाते हैं. उसी के साथ साथ हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग इक्विपमेंट आता है, अलग फुटवेयर आता है, हर एक सरफेस अलग होता है. उसके लिए प्रॉपर फुटवेयर यूज़ करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. उससे इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. साथ में जब भी कोई छोटा इंजरी हो गया तो उसको बहुत बढ़ने देने के पहले ही उसको ट्रीटमेंट करना, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, प्रॉपर सलाह लेना वो भी बहुत जरूरी है. मग काही विशिष्ट खेळांमध्ये काही विशिष्ट दुखापती होतात हे खरं आहे का? म्हणजे जसं की फुटबॉल खेळत असलेल्या लोकांना गुडघ्याच्या दुखापती किंवा पोहणाऱ्या, क्रिकेट खेळणाऱ्या लोकांना खांद्याच्या दुखापती होत असतात का? हाँ, ये एकदम सही बात है. हर एक स्पोर्ट्स के साथ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंजरीज ज़्यादा कॉमन है. जैसे कि फुटबॉल में ACL इंजरीज का चांसेस ज़्यादा है, स्विमिंग में शोल्डर का और क्रिकेट में शोल्डर के इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है, फास्ट बॉलर्स में बैक इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है. सो हर एक स्पोर्ट्स के साथ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंजरीज है जो ज़्यादा कॉमन है. ये ज़्यादातर या तो अक्यूट या तो क्रॉनिक, मतलब कोई एक छोटा इंजरी के वजह से या फिर रेपिटेटिव माइक्रो मोशन के वजह से भी हो सकता है. तर मंडळी, तुम्हीही खेळाडू असाल आणि तुम्हालाही जर अशा काही इंजुरीज झालेल्या असतील तर नक्कीच डॉक्टर राहुल मोदी यांची अपॉइंटमेंट घ्या आणि त्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, खेळातील ज्या दुखापती आहेत त्यामध्ये सामान्य अस्थिरोग तज्ञांचा सल्ला न घेता तुमच्याचकडे का यावं? तो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके डिमांड ज़्यादा होते हैं. जैसे कि कोई अगर फुटबॉल खेल रहा है और उसको नी में इंजरी हो गया तो उसको वापस फुटबॉल खेलना है. ये इतना हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्स खेलना, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनली खेलते हैं उनको उसी प्री इंजरी लेवल के लिए वापस तैयार करने का काम हमारा रहता है. ये कोई नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं कर सकता और इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन का ज़रूरत नहीं है. उसी के साथ हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का टीम है जो उनको रिकवरी में उतना ही इम्पॉर्टेंट मदद करता है जिससे वो लोग प्री इंजरी लेवल ऑफ स्पोर्ट्स वापस खेल सकते हैं. अगदीच. पण एकदा दुखापत झाली की डॉक्टरकडे जाण्याआधी, तज्ज्ञांकडे जाण्याआधी 24 ते 48 तासामध्ये काय करायला हवं, काय काळजी घ्यायला हवी? तर याच्यासाठी एक खूप कॉमन निमोनिक आहे ज्याला आपण राईस म्हणतो, RICE. आर म्हणजे सर्वात महत्त्वाचं रेस्ट. जे इंजरी कशामुळे झाली आहे
या जो प्रॉब्लम के वजह से इंजरी हुआ है, पहले तो उसको रोक दो और रेस्ट ले लो। दूसरा, आइस पैक लगाइए, मतलब कुछ भी इंजरी होने के बाद ठंडा लगाना ज़रूरी है। गर्म कुछ लोग लगाते हैं जिससे सूजन बढ़ जाता है, सो आइस पैक लगाओ। तीसरा, उसको किसी तो भी क्रेप बैंडेज या कोई कंप्रेशन बैंडेज से उसको बांध के रखिए, बहुत टाइट नहीं करना है। और चौथा जो ई है वो एलिवेशन के लिए है, मतलब पैर या कोई भी बॉडी पार्ट जिसमें इंजरी हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर एलिवेट करके रखना है। निश्चितच। मंडळी, तुम्हालाही जर अशा पद्धतीची काही दुखापत झाली असेल तर डॉक्टर राहुल मोदी यांचा सल्ला नक्की घ्या आणि त्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा। डॉक्टर, एकदा रुग्ण तुमच्याकडे आला की त्यानंतर दुखापतीचं निदान करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या तपासण्या करता, जसं की अल्ट्रासाउंड आहे, MRI आहे, एक्सरे आहे, आणि ही तपासणी कशी करावी किंवा कोणती करावी हे कसं ठरवता? तो देखो, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले तो एक्सरे ही करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको डायरेक्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं गए हैं, किसी और ने डायरेक्ट MRI बोल दिया है और बेसिक एक्सरे ही नहीं हुआ है। तो ये एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि काफ़ी सारी इंजरीज हमको एक्सरे में भी मालूम पड़ जाती है। MRI बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमको काफ़ी सारे लिगामेंट इंजरीज ज़्यादा इजीली और ज़्यादा परफेक्टली मालूम पड़ते हैं। निश्चितच। डॉक्टर, दुखापत ही लिगामेंट फाटल्यामुळे झाली आहे का हाड मोडलाय का सॉफ्ट टिश्यूना काहीतरी मार लागलेला आहे, हे तुम्ही कसं ठरवता? तर सर्वात महत्त्वाचं याच्यामध्ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन आहे। मतलब मेरा टेस्टिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है मेरे पास, जिससे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि ये बोन का इंजरी है या टेंडन का इंजरी है या लिगामेंट का इंजरी है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। बोन बॉडी का शेप बनाता है, टेंडन उसमें मूवमेंट लाता है और लिगामेंट उसका अनवांटेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बेटर और कोई टेस्ट नहीं है जिससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि इंजरी किस में हुआ है। उसके साथ साथ ही हमने जो टेस्ट के बारे में बात किया, जैसे कि एक्सरे हो गया, MRI हो गया, सोनोग्राफी हो गया, उससे भी हमको अभी के आज के ज़माने में बहुत क्लियर आइडिया मिल जाता है कि ये इंजरी कहाँ पे हुई है। अगदीच। पण हा फरक ओळखणं योग्य उपचारांसाठी किती महत्त्वाचं आहे? आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कहाँ पे इंजरी हुआ है, कितना बड़ा इंजरी हुआ है, उसका ग्रेड क्या है, उसी के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होने वाला है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पहले डायग्नोज कर सके प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगदीच। मंडळी, खेळामध्ये झालेली दुखापत किंवा व्यायाम करत असताना झालेली दुखापत ही कधीच लाईटली घेऊ नका। लवकरात लवकर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा। डॉक्टर, तुमच्या उपचार पद्धतींबद्दल सांगा, म्हणजे कोणत्या परिस्थितीमध्ये फिजिओथेरपी किंवा प्राथमिक उपचार पद्धती चालून जाईल किंवा कोणत्या परिस्थितीमध्ये शस्त्रक्रिया करावी लागेल, ऑपरेशन्स करावे लागेल? हे खूप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच असतो। मतलब हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग रहता है। सेम बीमारी या सेम इंजरी दो अलग पेशेंट में हुआ तो भी ट्रीटमेंट दोनों में अलग हो सकता है। सो ये हम डिसाइड करते हैं उनके ग्रेड ऑफ इंजरी से, उनके प्रोफेशन से और उनके लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन से। ये तीन चीज़ हमको डिटरमाइन करेगी कि आगे ट्रीटमेंट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ACL इंजरी एक यंग पेशेंट में हुआ है जो फुटबॉल खेल रहा है, जिसका प्रोफेशन फुटबॉल है, तो उसमें सर्जरी करना पड़ेगा। बट सेम ACL इंजरी अगर एक 50 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ में हुआ है तो उसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि दोनों का MRI सेम फाइंडिंग्स बता रहा है। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पेशेंट को क्या करना है। सिर्फ रेस्ट लेना है, फिजियोथेरेपी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपी करना है तो कब शुरू करना है, कितना टाइम तक करना है और उसके अंदर क्या एक्सरसाइजेस करनी है। ये भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है और एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, उनका एक जॉइंट अप्रोच रहता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना और क्या फिजियोथेरेपी करना है। और सर्जरी हम तभी एडवाइस करते हैं जब ये और कोई ऑप्शन से ये पूरा तरह से ठीक नहीं होने वाला और उनके एक्सपेक्टेशंस है कि वो वापस स्पोर्ट्स पे जा पाए। निश्चितच। तुम्ही ACL लिगामेंट फ्रॅक्चर बद्दल बोललेला आहे की याची शस्त्रक्रिया नेमकी कशी केली जाते?
तो अभी ACL टेयर्स जो है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज फुटबॉल हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, बहुत कॉमन हो गए हैं। दूसरा एक कारण है ACL होने का, वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। अभी जब भी ये ACL इंजरीज होती है उसमें यूजुअली आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करनी पड़ती है। ये आर्थ्रोस्कोपी मतलब क्या है? जॉइंट मध्ये आम्ही एक कॅमेरा टाकतो और कॅमेरा के द्वारा पूरा सर्जरी होता है। सो ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में आता है। इसमें हम बॉडी का ही कोई एक टेंडन निकाल के उसको ACL के जगह पे बिठाते हैं, तो इसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मतलब ACL रिपेयर नहीं होता है, उसके जगह पे नया ACL डालना पड़ता है। अभी क्योंकि ये बॉडी का ही टेंडन यूज होता है, ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस रहता है। इसमें एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ग्राफ्ट को हम फिक्स करते हैं एक डिसॉल्वेबल स्क्रू से और एक छोटा टाइटेनियम बटन से। और उसी के साथ साथ अभी हम लोग इंटरनल ब्रेस ऑगमेंटेशन शुरू कर दिया है। सो ये इंटरनल ब्रेस ऑगमेंटेशन कुछ नहीं बल्कि एक सीट बेल्ट है जो आपका नया ACL बिठाया है, वो अभी नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो उसको सीट बेल्ट हमेशा ज़रूरी है इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट, जब तक वो लिगामेंटाइज नहीं होता। और वो इंटरनल ब्रेस ऑगमेंटेशन आपका रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट कर देता है। अगदीच डॉक्टर, आताच तुम्ही ऑर्थोस्कोपिक तंत्रज्ञानाबद्दल बोललात, ते उपचार नेमके कसे परिणाम करतात? सो पहले जब भी ACL करना पड़ता था, अगोदर जेव्हा ACL करत होतो तेव्हा गुडघ्यांवर 30 ते 35 टाके घ्यायचे। ओके. अभी विद द एडवेंट ऑफ आर्थ्रोस्कोपी हम यही ACL सर्जरीज 3 टाके में कर रहे हैं। सो आप समझ सकते हो कि आजू बाजू के सॉफ्ट टिश्यूज का इंजरी ट्रॉमा बहुत कम हो गया है, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट हो गया है। ACL सर्जरी अभी बहुत बड़ा सर्जरी नहीं रहा है, बहुत कॉमन सर्जरी हो गया है, बट एट द सेम टाइम उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। मंडळी, डॉक्टर राहुल मोदी यांची अपॉइंटमेंट तुम्हाला घ्यायची असेल तर स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, प्रत्येक दुखापतीसाठी शस्त्रक्रिया आवश्यक असते का, की नॉर्मल उपचार करूनही चालतं? नाही, इनफॅक्ट माझ्या OPD मध्ये जर मी दिवसाचे 10 लिगामेंट इंजरीज बघत असतील त्याच्यामधले मी फक्त 2 या किंवा 3 ला सर्जरी सजेस्ट करत असतो। मेरे OPD में अगर मैं 10 पेशेंट देख रहा हूँ जिसका लिगामेंट इंजरी हो गया है, उसमें से मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 को सर्जरी सजेस्ट करता हूँ। लिगामेंट कहाँ पे इंजर हुआ है वो ज़रूरी है, किस में इंजरी हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट एंकल लिगामेंट इंजरीज अपने आप हील होते हैं। अ फ्यू शोल्डर लिगामेंट इंजरीज को भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं गिरती, बट नी के काफ़ी लिगामेंट इंजरीज को स्पेशली ACL को सर्जरी करना पड़ता है, जबकि MCL और LCL को कभी कभी सर्जरी नहीं लगता है। सो ये डिपेंड करता है आपका कौन सा लिगामेंट इंजर्ड है, आपका क्या लाइफस्टाइल है और आपका क्या फंक्शनल आउटकम एक्सपेक्ट करते हो आप। अगदीच डॉक्टर, या स्पोर्ट्स इंजुरी आणि त्याचे उपचार आणि सोबतच या क्षेत्रामध्ये आलेलं रोबोटिक तंत्रज्ञान याविषयी मला जाणून घ्यायचं आहे. मात्र कार्यक्रमात वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आरोग्यम धनसंपदा. विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण स्पोर्ट्स इंजुरी आणि त्यावरील उपचार या विषयावर बोलतो आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर राहुल मोदी. डॉक्टर, जसं मी मगाशी जाता जाता म्हणले होते की या क्षेत्रामध्ये सुद्धा रोबोटिक सर्जरी केली जाते का, जसं नी रिप्लेसमेंटसाठी वगैरे करतात तसं? नहीं, रोबोटिक सर्जरी अभी तक आर्थ्रोस्कोपी में नहीं आया है। आर्थ्रोस्कोपी अपने आप में ही बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें पूरा सर्जरी कैमरा से हो रहा है। इसमें रोबोटिक का कोई रोल नहीं है। दुनिया में कहीं पे भी ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज रोबोटिक तरीके से नहीं हो रही है। इस पे R&D ज़रूर चल रहा है, बट अभी तक दुनिया के कोई भी पार्ट में रोबोटिक ACL रिकंस्ट्रक्शन जैसा कोई चीज नहीं आई है अभी तक. ओके. डॉक्टर, शस्त्रक्रिया एकदा झाली किंवा उपचार झाले त्यानंतर रिहॅबिलिटेशनची जी प्रोसेस असते ती नेमकी कशी असते? सो रिहैबिलिटेशन जो है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट सर्जरी है. मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपका सर्जरी 1 या 2 दिन में हो जाएगा, आप हॉस्पिटल से चले जाएंगे,
बट उसके बाद आपका रिहैबिलिटेशन उतना ही जरूरी है। रिहैबिलिटेशन मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, इससे आपका फंक्शन वापस आने वाला है। सर्जरी से आपका स्ट्रक्चर नॉर्मल होने वाला है। ये दोनों जब साथ मिलके काम करेंगे तभी जादू होगा। साथ में जब भी हम सर्जरी करते हैं उसके आजू बाजू के मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। उसी मसल को स्ट्रेंथन करने को 3 से 6 महीने लगते हैं, और उतना टाइम आपको रिलीजियसली सर्जरी के बाद रिहॅबिलिटेशन में देना ही पड़ेगा। निश्चितच. मंडळी, तुम्हीही जर खेळाडू असाल किंवा जिम पर्सन असाल आणि तुम्हालाही जर अशा पद्धतीचा काही त्रास जाणवत असेल तर नक्की डॉक्टर राहुल मोदी यांचा सल्ला घ्या आणि त्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, एकदा शस्त्रक्रिया झाली की रुग्णाला पुन्हा खेळामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर त्याला रिपेअरिंगसाठी आपण म्हणू किती कालावधी लागतो? तर डिपेंड करते कोणती सर्जरी झाली आहे, कोणती शस्त्रक्रिया झाली आहे. नॉर्मली ACL रिकन्स्ट्रक्शन नंतर 4 ते 6 महिने लागतात परत स्पोर्ट्स खेळायला. जे प्रोफेशनल ॲथलीट्स असतात ते 4 महिन्यामध्ये करू शकतात, पण रिक्रिएशनल ॲथलीट्स ज्यांचं मेन काम खेळणं नाही आहे त्यांना आम्ही 6 ते 9 महिने ॲटलिस्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करायला सांगतो. त्याचबरोबर ह्या 3 ते 6 महिन्यामध्ये आयडल राहायचं किंवा एक्सरसाइज नाही करायची असं नसतं. त्याच 3 ते 6 महिन्यामध्ये जिम 1 महिन्यामध्ये सुरू होऊ शकते, स्विमिंग 3 आठवड्यामध्ये सुरू होऊ शकते, वॉकिंग 2 आठवड्यामध्ये सुरू होऊ शकते. सो इट रिअली डिपेंड्स की तुम्हाला काय करायचं आहे आणि तुमची कोणती सर्जरी झाली. पण अनेकांचा असाही समज असतो की एकदा आपल्याला इंजुरी झाली की आपल्याला आता खेळ सोडावा लागणार, आपल्याला पुन्हा खेळता येणार नाही, तर त्यांना काय सांगाल? हे खरं नाही आहे. म्हणजे मोस्ट ऑफ मेरे जो पेशेंट्स है वो स्पोर्ट्स वापस खेलते हैं. मेरा काम ही है कि उनको स्पोर्ट्स के लिए रेडी करना है. ऑलमोस्ट 95% ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज आर सच कि उसमें आप वापस स्पोर्ट्स खेलने लगोगे. हाँ, कोई बहुत मेजर इंजरीज रहेगी तो अलग बात है, बट अदरवाइज बेसिक लिगामेंट टेयर्स सर्जिकली और नॉन सर्जिकली ट्रीट करने के बाद स्पोर्ट्स वापस खेलना पॉसिबल होना चाहिए. निश्चितच. डॉक्टर, आतापर्यंत आपण गुडघ्याच्या इंजुरीज आणि त्याचे उपचार याबद्दल बोललो, पण एखाद्याचा शोल्डर जर डिस्लोकेट होत असेल आणि तो वारंवार जर होत असेल तर त्यासाठी काय प्रक्रिया? तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन है. इसके लिए 2 परमानेंट सोल्यूशंस है. एक है जो आर्थ्रोस्कोपिक कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा हड्डी घिसा नहीं है, और दूसरा है जो मिनी ओपन होता है जिसमें हमको बोन शिफ्ट करना पड़ता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये आपको आपके सर्जन को बताना है कि मेरा ये 4 बार 5 बार, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका 20-25 टाइम्स शोल्डर डिसलोकेट होता है, और ये बेसिक चीज़ों में होता है. जैसे नींद में हो जाता है, हाथ ऊपर करने में होता है, कोई जिम की एक्सरसाइज करने में होता है. सो ऐसी चीज़ों में डिसलोकेट होता है जिसमें आइडियली डिसलोकेशन नहीं होना चाहिए. डिसलोकेशन को बंद करने के बाद हम उसको अनब्रेकेबल नहीं बना सकते, बट एट द सेम टाइम हम उसको बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में डिसलोकेट नहीं होगा. हाँ, अगर वापस कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं, बट नॉर्मल एक्सरसाइजेज में, नॉर्मल स्पोर्ट्स में, नींद में ये डिसलोकेशन 100% बंद हो सकता है. मंडळी, तुम्हालाही डॉक्टर राहुल मोदी यांचा सल्ला घ्यायचा असेल तर स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा. डॉक्टर, आपण खेळाडूंबद्दल बोललो, पण आता बरीच लोक जिम करतात, रेग्युलर जिमला जातात, अशा वेळी सुद्धा इंजरीज होत असतात. तर कोणकोणत्या इंजरीज होतात मुळात आणि त्यावर काय उपाय? तर ह्या आता जिम इंजरीज खूप कॉमन झालेत. मोस्ट कॉमन जिम इंजरी है स्लिप डिस्क, और ये होता है क्योंकि बैक पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और ये बैक पे प्रेशर आने का कारण या तो रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है या तो फिर मसल वीकनेस है. अब ये मसल वीकनेस यूजुअली कोर एरिया में होता है, मतलब आपके एब्डोमिनल मसल्स का जो एरिया है उसको हम कोर बैक स्ट्रेंथ बोलते हैं. तो ये कोर स्ट्रेंथ अगर कम रहेगा तो बैक पे प्रेशर आने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर आप जब जिम कर रहे हो तभी आपका फॉर्म अगर गलत है तो इंजरीज आने के चांसेस, बैक पे इंजरीज आने के चांसेस ज़्यादा है. उसी के साथ साथ ट्रेडमिल के वजह से बहुत सारे नीज में वेयर एंड टेयर शुरू हुआ है, और एक बहुत ही कॉमन इंजरी है जिसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं, मतलब वाटी के नीचे
घुटने के आगे के भाग में वाटी के नीचे दुखते रहता है, वो काफ़ी ट्रेडमिल के वजह से भी होना शुरू हुआ है। सो ये दो मोस्ट कॉमन इंजरीज है जो जिम के वजह से होती है, और अगर ये हो रही है तो ये यूजुअली ओवरयूज इंजरीज है। इसमें रेस्ट, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगदीच सर, बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं की अशा प्रकारच्या इंजुरीज, खेळ खेळल्यामुळे झालेल्या इंजुरीज याचा परत त्याला उपचार होऊ शकतात, त्याच्यावरती बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं. तर जुन्या दुखापतीमुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ज्यांचे खेळ बंद झालेले आहेत, तर अशा लोकांना काय सल्ला द्या? तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि आप आपके जो भी प्रीवियस रिपोर्ट्स हुए हैं या जो भी आपको तकलीफ है वो एक स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ कंसल्ट कीजिए। अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी लेते हैं, जिसमें आप आपके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और रिपोर्ट्स के आधार पे हम आपको प्रिलिमिनरी क्या क्या कर सकते हैं वो बता सकते हैं ओवर द फोन और वीडियो कॉल। और उसके बाद आप अगर चाहते हो कि हाँ ये ट्रीटमेंट मुझे आगे करना है तो आप आके मुझे मिल सकते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जो थोड़े दूर रहते हैं, जो शायद गोरेगांव तक आ नहीं सकते। द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू कम डाउन टू द हॉस्पिटल आइए और दिखा के जाइए। अगदीच. मंडळी, तुम्हालाही जर अशा प्रकारचा काही त्रास असेल तर स्क्रीनवर दिलेल्या फोन नंबरवर नक्की संपर्क करा आणि डॉक्टर राहुल मोदी यांची अपॉइंटमेंट बुक करा. डॉक्टर, तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. तर आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा TV9 मराठी.